शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां चाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो किस पे एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपको आज एकदम नए नए टॉपिक से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है। वो चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे टेट दे रहे हो, चाहे सीटेट दे रहे हो, और चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो। आज जो प्रकरण है आपका बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? समास। क्या बोलते हैं जी? हम बोलते हैं उसको समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? समास, 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 समास बोलते हैं। समास बोलने से ही आपको समास बोलेंगे। हाँ जी, समास क्या होता है इसके पहले आपने शायद संधि पढ़ा, संधि के सारे भेद पढ़ा आपने। संधि में मैंने आपको बताया था कि जो संधि होता है वो वर्णों में होता है। किस में होता है? वर्णों में होता है। और आपका जो समास होता है वो पदों में होता है। समझ में आया? समास पदों में होगा, संधि वर्णों में होगी। वहां पे क्या होता था, संधियों में जब दो वर्ण आपस में आके मिलते थे, जुड़ते थे, तो वो संधि हो जाती थी। किंतु समास में क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें दो पद आपस में आएंगे, आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो वो समास होगा। ठीक है जी। अब समास के विषय में कुछ एक आध पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्या समझ लीजिए कि जैसे पहली चीज एक लाइन आती है, अनेक पदानाम। पहले तो समास की कुछ अंग समझ लो, समास में क्या क्या चीजें हैं। समास में एक दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा। पहले तो एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा। वही पूर्व पद और उत्तर पद में हमेशा समास होता है। वही पूर्व पद वही उत्तर पद जब आपस में आके साथ में हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वही हो जाता है समास। इसीलिए कहते हैं, संस्कृत में एक लाइन कही गई, क्या कही गई कि अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम किम समासः अस्तु। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समझे? अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। अनेक पदाना मतलब दो या दो से कोई अधिक पद होगा। जैसे अगर हम आपको बोलें कि अगर यथाशक्ति, जैसे लिखते हैं क्या, जैसे आप लिखते हैं एक यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसका विग्रह होता है शक्तिम अनतिक्रम्य। अभी आपको हम बताएंगे शक्तिम अनतिक्रम्य। यहां पर क्या है भैया, यहां पर पद दो हैं आपके पास, एक है शक्तिम, एक है अनतिक्रम्य। एक है शक्तिम, एक है अनतिक्रम्य। अब कह रहे हैं जब अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पद में हो जाना ही समझ से रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नाः, रामश्च लक्ष्मणश्च, है ना जी, भरतश्च शत्रुघ्नश्च। अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो आप उसको लिख सकते हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। अस्तु, वही जो राम, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च अलग अलग लिखा गया था, उनको सब मिला के एक में लिख दो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। तो वही जब एक पद में हो गया तो वही समास बन गया। ऐसे जैसे
एक है शक्तिम, एक है अनतिक्रम में। अब यही जो पद आपस में एक साथ आ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है यथाशक्ति, है ना जी। ये जो शक्तिम था, ये जो अनतिक्रम में था, ये अनेक पदों का मेल हुआ, एक पद बना। ये दोनों पद मिलकर एक पद बनाए, कहते हैं एक पदी भवनम समासः। जब एक पद बना लिए तो वही क्या हो गया, वही आपका समास कहलाया। समझे, आई बात गई समझ में। आगे देखते हैं, और एक लाइन बोलते हैं इसी में एक पॉइंट और समझ लें आप। क्या समझ लें, एक पॉइंट और ये बताते हैं, कहते हैं कि क्या, समसनम समासः। क्या बोलते हैं जी, समसनम समासः। समसनम समासः कहा गया। समसनम समासः मतलब समधन असनम समसनम, समासः मतलब समास होता है। सम मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरीके से। असनम मतलब होता है बैठना। असनम मतलब क्या होता है, बैठना। कह रहे हैं, और किसका बैठना, हमारा तुम्हारा बैठना थोड़ी ना। तो कह रहे हैं नहीं, दो पदों का, दो या दो से अधिक पदों का, जब दो पद एक जगह आके अच्छी तरीके से जब बैठ जाएं, एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, तो वही क्या होता है, समासा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना जी। शक्तिम अनतिक्रम में, एक पद शक्तिम है, एक अनतिक्रम में है, दोनों को लाके पास बिठा दिए, यथा शक्ति हो गया, है ना जी। अच्छी तरीके से, असनम समधन असनम, अच्छी तरीके से जब दो पद एक साथ हो जाएं तो वही क्या होता है, समासा मतलब समास कहलाता है। समझ में आया। वहां पर संधियों में दो वर्णों का मेल होता था, और समास में क्या होगा भाई साहब, दो पदों का मेल होगा। यहां पर एक और पद कौन से होंगे, एक होगा आपका पूर्व पद और एक होगा आपका उत्तर पद। प्रत्येक समासों में आप यही पढ़ोगे, किसी में पूर्व, इन्हीं पदों में ही समास होता है। कभी कभी किसी समास में पूर्व पद प्रधान हो जाता है, किसी में उत्तर, किसी में कोई नहीं, और किसी में दोनों प्रधान हो जाता है। तो इस तरीके से पदों में आपको समास पढ़ना है, और समास पदों में ही होता है। तो ये हो गया समास की एक छोटी सी नन्ही सी परिभाषा, कि अनेक पदों का एक पदी भवनम, एक पद में हो जाना ही समासा समास कहलाता है। समसनम समासा, दो पदों का अच्छी तरीके से एक साथ आ जाना ही, एक साथ बैठ जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब जो सबसे बड़ी चीज है, अब समास के प्रकार, क्या, समास के प्रकार की बात कह दी गई। हाँ जी, किसके प्रकार की, तो कहेंगे समास का के प्रकार। किसके प्रकार जी, समास के प्रकार। लो भैया, प्रकार छाप लो। प्रकार कितने होते हैं कह रहे हैं, अच्छा कितने होते हैं, तो प्रकार कितने प्रकार होते हैं। सबसे बड़ी बात, संस्कृत में कहा गया समासः पंचधा। कितना, समासः पंचधा। लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं, देखो इसमें मुख्य रूप से कितने प्रकार बताएंगे, यहां पे 6 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार बताएंगे, 6 प्रकार, ठीक है जी, 6 प्रकार बताएंगे। लेकिन कुछ विद्वान अलग अलग भी मानते हैं। देखिए, जब हम सुपर टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं, अगर हम यूपी टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं, सी टेट की परीक्षा दे रहे होते हैं, वहां पे आप समास पढ़ते होते हो, तो वहां पे हमेशा समास के प्रकार कितने लिखने चाहिए, 6 लिखने चाहिए। एक तो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद भी की किताबों में जो समास के प्रकार दिए गए, क्योंकि आप वही वही पढ़ाने जा रहे हैं, वहां भी समास हमेशा 6 प्रकार के बताए गए हैं। इसलिए समास के प्रकार यहां पर हम इन परीक्षाओं में हम समास के प्रकार 6 ही मानेंगे। अब माना जब किसी के अनुसार दे दिया, माना दे दिया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दे दिया, या यूं कह लो वरद राजाचार्य के अनुसार दे दिया, वरद राजाचार्य के अनुसार दे दिया, के अनुसार दे दिया, तब कितना मानोगे, तब मानोगे 5 प्रकार। कितने प्रकार, 5 प्रकार।
और जब यही आपका, हाँ जी, हाँ जी, किसके अनुसार, यही अगर आपका दे दिया किसके, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, किसके अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, तब कितना मानना है भैया, तब 4 प्रकार मानना है। कौन सा प्रकार, 4 प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार कैसे, तो जो 6 प्रकार मैंने आपको बताया है कि जो 6 प्रकार माना जाता है, वो 6 प्रकार कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं जी। वो 6 प्रकार, हाँ जी, कितने प्रकार, 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से, कहते हैं अब तक दादा छवय समास, हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल इंटर में, हमको पढ़ाया गया था कक्षा 8 में कि अब तक दादा छवय समास, वहीं से आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधार है, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। इस तरीके से हम 6 प्रकार मानते हैं। कौन कौन सा, तो पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक है जी। दूसरा है अब ब से बहुव्रीहि, कौन सा, बहुव्रीहि समास। तीसरा है आपका अब तक, ता से तत्पुरुष आपका आ जाता है, क से कर्मधारय आ जाता है, दा से द्विगु आ जाता है, दा से द्वंद्व आ जाता है। ठीक है जी, दा से क्या आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है। इस तरीके से हम जो प्रकार मानते हैं इनके, वो कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार माने गए भैया किनके, समास के हैं। समास के कितने प्रकार माने गए, 6 प्रकार माने गए, समझे, कितने प्रकार, 6 प्रकार। हाँ, अब जो है यहां पर हम देखते हैं क्या, जब कभी आपसे अगर ऐसा पूछा हो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या वरद राजाचार्य के अनुसार समास कितने होते हैं, तब आपको बेफिक्र होके हमेशा सीना चौड़ा करके पूरे जिम्मेदारी के साथ 5 प्रकार बताना। जब पूछे भट्टोजी दीक्षित के अनुसार माना पूछ ले, तब समास के प्रकार 4 बताना। और वैसे जब किसी का अनुसार ना दे, नॉर्मली पूछे, तब आपको समास के 6 प्रकार बताने हैं। ये याद रख लेना, समझ लेना। आई बात गई समझ में। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं भाई साहब। ये जो 5 माने हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार, ये जो 4 माने हैं, इन 6 में से क्या करते हैं, कोई बाहर से नहीं लाए, ये भी यही इतने समास मानते हैं। लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित महोदय हैं, वो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु मान लेते हैं। इस तरीके से अव्यय भाव, बहुव्रीहि और ये तत्पुरुष है ना जी, और द्वंद्व, इस तरीके से केवल 4 समास मानते हैं। अब रही बात इनकी वरदराजाचार्य की, एक प्लस कैसे कर दिए, तो ये भी यही 4 मानते हैं। लेकिन इनके वाले में क्या है, जो 5वां है, जो 5वां मानते हैं वो कौन सा है, कहते हैं केवल समास। कौन सा समास, केवल समास मानते हैं। कौन सा, केवल समास। कौन सा मानते भैया, केवल समास। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, वैसे आप समझ लो, भूतपूर्वः। कौन सा, भूतपूर्वः है ना जी, वागर्थाविव, क्या याद रख लेना, वागर्थाविव। ये किसका उदाहरण, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सारे किसके उदाहरण, केवल समास के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण भूतपूर्वः और वागर्थाविव। ये केवल समास के उदाहरण है, जो 5वां समास के उसमें पाया जाता है वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार।
कितनी चीजें, एक तो प्रकार के संदर्भ में याद रखना, जब आपको ना सामान्य, बार बार कह रहा हूं कि सामान्यतः पूछे, नॉर्मली पूछे तो 6 प्रकार। अगर माना किसी के अनुसार पूछ रहा है, अगर पूछा कि वरद राजाचार्य के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार, क्योंकि वरद राजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, इनके अनुसार तो हमेशा समास के प्रकार 5 मान लेना। और पांचवा कौन सा एक्स्ट्रा है, तो वो है केवल समास। केवल समास का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है, भूतपूर्व, वागर्थाव्यय इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इधर भट्टोजी दीक्षित महोदय हैं, इन्होंने वही केवल समास को भी छोड़ दिया, इन्होंने केवल 4 प्रकार माने हैं। और चलते हैं, यही है। और मैंने समास का मतलब बताया, एक अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, है ना जी, समसनम समासः। चलते हैं, पहला समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इतने में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है आपको, कोई समस्या तो नहीं भाई साहब, बताएं बताएं, कोई समस्या तो नास्ती, जरा बताएं। आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास भाई साहब, तो आपका अगला समास है कौन सा कौन सा कौन सा, तो कहते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, तो कहते हैं अव्ययी भाव समास। समास का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। मैंने कहा हमेशा जो समास होता है वो पदों में होता है। किस में होता है, पदों में होता है। किसी समास में पूर्व पद को प्रधान कर देंगे, मुख्य कर देंगे, किसी में उत्तर पद को प्रधान कर देंगे, और किसी में दो के दोनों पद को प्रधानता बतला दी जाएगी, और किसी में कहेंगे एको पद की प्रधानता नहीं है। इसी टाइप में आपको समास पढ़ना है। तो पहला ही आपका जो समास लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा है कौन सा कौन सा कौन सा, तो कह रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसके लिए एक लाइन आती है, क्या आती है, कहते हैं पूर्व, क्या आज का कहते हैं क्या, कहते हैं पूर्व, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः अस्तु। पूर्व पदार्थ प्रधानो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः अस्तु। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अव्ययी भाव समास है। कह रहे हैं पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। जिस समास मैंने कहा एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है, जो पहला पद है पूर्व पद है, दूसरा का पद उत्तर पद है। कह रहे हैं पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। कुछ चीजें देख लेते हैं, क्या देख, कुछ चीजें हम ये देख लेते हैं कि अव्ययी भाव की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुछ होते हैं, जो आप देखकर समझकर पहचान कर ये पहचान जाएंगे कि यहां पर समास कौन सा हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो बोलोगे भैया अव्ययी भाव समास हो रहा है। अस्तु, हाँ जी, तो चलो समझते हैं। अगर हम पहली बार में पहला जाने तो क्या होगा, अगर एक पहला पॉइंट हम समझे इसके बारे में, तो कहते हैं क्या, पूर्व पदार्थ प्रधानो, पूर्व मतलब पहले, पहला, पद मतलब पद, अर्थ मतलब अर्थ की, प्रधानो मतलब प्रधानता हो। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, पूर्व पद की प्रधानता हो। समझे, किसकी प्रधानता, पूर्व पद की। तो निश्चित तौर पर अव्ययी भाव समास में क्या होता है, सदैव अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता पाई जाती है। पहली लाइन क्या पाई जाती है, पूर्व पद की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है जी। और दूसरा का पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो पहला पद होता है, या यूं कह लो जो पूर्व पद
सदैव अव्यय या उपसर्ग होता है। समझे क्या होता है जी? अव्यय या उपसर्ग होता है। कह रहे हैं पहला तो पूर्व पद की प्रधानता हुई और वही पूर्व पद सदैव क्या होता है, या तो अव्यय होता है या तो कोई ना कोई उपसर्ग होता। सबसे बड़ी वाली पहचान है कि जब आप पहला पद देखोगे, जैसे ही आपकी नजर में दिखा कि यह पहला पद कोई अव्यय दिख रहा है या कोई उपसर्ग दिख रहा है, तो ये समझ जाना कि वो समास कौन सा है, आपका अव्ययी भाव समास है। समझे? और सोलो आगे आते हैं। जीवन में जागते रहो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत अस्तु। तो जागते हुए पढ़ें। अगला है आपका और का होगा तो कैसे पहचानोगी अव्ययी भाव है कि नहीं है? तो कहते हैं सामासिक पद कहां पे, यहां पे सामासिक पद, सामासिक पद सदैव सदैव नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समझ में आया? एक वचन में होता है। समझे? ये बहुत खास पॉइंट है। ये अव्ययी भाव की पहचान आपको पहचानना हो, अव्ययी भाव समास, तो आप देख सकते हैं क्या कि अव्ययी भाव समास में सदैव क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी। किसकी? पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद सदैव अव्यय या कोई ना कोई उपसर्ग होता है। सामासिक पद सदैव क्या होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। किस में होता है जी? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और एक खास बात, खास बात तो बहुत है लेकिन एक खास बात और लिख लो। खास बात यह है इसके संदर्भ में, खास बात कुछ ऐसी है, एक पॉइंट और बना लो भैया कि अव्ययी भाव समास, यह समास, यह बोले तो अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में जी? 16 अर्थों में होता है। संख्या मैंने पढ़ा दी है, तो अगर आप कहो तो 16 अर्थों में होता है। किस में होता है? 16 अर्थों में, 16 अर्थों में होता है। ठीक है जी। इतनी महत्वपूर्ण खास बात है। अगर यही 4 पॉइंट आपको समझ में है, इसी को समझ के समझो अव्ययी भाव आपके हाथ में है भाई साहब। ठीक है जी। और ज्यादातर आपसे पूछता है, आपके एग्जाम में कोई सामासिक पद देता है, विग्रह थोड़ा कम पूछता है, सबसे ज्यादा आपको कोई सामासिक पद देगा और पूछेगा कौन सा समास है। पहचानने का तरीका आपके सामने 4 पॉइंट में है। अगर यही इतना समझ गए, समझो आपको बेभाव समास आ गया। अब वो जो 16 अर्थों में होता है, सबसे बड़ी बात, हम जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे वो 16 अर्थों में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे जी? 16 अर्थों में पढ़ेंगे। और वो 16 अर्थ कौन है हम देखते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं। 16 अर्थों में समास कैसे होता है, अब बेभाव समास देखते हैं। विभक्ति जी, वो 16 अर्थ कौन से हैं? कहेंगे विभक्ति, एक, दो, समीप, तीसरा समृद्धि। अब विभक्ति, समीप, समृद्धि, अर्थाभाव, अर्थाभाव, अत्यय, अत्यय, असंप्रति। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कितने अर्थों में होता है बेभाव समास, तो आपको बताना है कितने अर्थों में होता है, तो आपको बताना रहेगा हमेशा और हमेशा 16 अर्थों में। शब्द प्रादुर्भाव, क्या? शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात पश्चात, यथा, आनुपूर्व, क्या?
आनपूर्व मतलब होता है क्रम से, क्रमशः। अस्तु। योगपद्य, योगपद्य, सादृश्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन। ठीक है। विभक्ति, समीप, समृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा, आनपूर्य, योगपद्य, सादृश्य, विभक्ति, समीप, समृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा, आनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचन। और बीच में होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। 13वां होता है आपका यथा के अंतर्गत क्या पाया जाता है, वीप्सा। ठीक है। एक पश्चात और होता है, एक पश्चात क्या होता है, और होता है। ठीक है। ठीक। विभक्ति एक होता है अव्यय, माफ कीजिएगा, एक होता है क्या, अव्यय होता है। अव्यय अर्थ में होता है, किस में होता है, अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, है ना जी। समृद्धि, व्यर्थी, एक होता है व्यर्थी, कौन सा होता है, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचन। ठीक है जी। इस तरह से आपका ये 16 अर्थों में समास होता है। कौन सा कौन सा कौन सा, तो आपका होता है भैया। आगे से हम देखते हैं क्रम से। अब क्रम से देखेंगे एक एक का उदाहरण, बहुत बेहतरीन तरीका है। केवल ये जो अर्थ दिया गया, जो 16 अर्थों में दिया गया, ये आपकी सुविधा के लिए इसलिए दिया गया ताकि जब आप इसका समास विग्रह करो, ये जो अर्थों में दिया गया है इसका आपको उपयोग वहीं मिलेगा। इसको जान लेने से आप किसी भी समास का, बोले तो अव्यय भाव समास का विग्रह करने में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि अव्यय भाव समास में कुछ ऐसे समास होते हैं, कुछ ऐसे सामासिक पद होते हैं जिनका विग्रह हमेशा अलग तरीके से होगा। जैसे और समास हैं उसमें एक तरीके से हो जाता है, किंतु अव्ययी भाव समास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो दिया था आपका किसमें, विभक्ति अर्थ में। किसमें, विभक्ति अर्थ में। पहला किसमें था जी, विभक्ति अर्थ में। देखिए हम चाहते तो एकदम मिक्सअप करके आपको बता सकते थे, लेकिन नहीं, एक एक अर्थ में आप समास देखिए, एक एक अर्थ में समास देखिए और देखो उसमें विग्रह कैसे होता है। और मैं एक दो उदाहरण से ज्यादा नहीं दूंगा, और वही जो उदाहरण दूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। विभक्ति अर्थ में एक बेहतरीन उदाहरण है जो आपके यहां अक्सर पूछा जाता है, कहते हैं अधिहरि। क्या कहते हैं, अधिहरि। ये क्या है, सामासिक पद है। क्या है, अधिहरि। अधिहरि सामासिक पद है और किसमें है, ये विभक्ति अर्थ में है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं पहले तो अगर आपके यहां ये ऐसा आ जाए कि अधिहरि में कौन सा समास है, तो आप पहली ही नजर में देखोगे तो सबसे पहले तो आपने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, इसमें पूर्व पद प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास होता है, पहली चीज। और पहला पद क्या हो, या तो कोई अव्यय हो या तो कोई उपसर्ग हो। जब आपने अधिहरि पढ़ा, इसमें प्रथम पद क्या है, अधि, और दूसरा का पद है हरि। और जो पहला पद अधि है वो क्या है, अधि एक उपसर्ग है। जैसे आपने देखा कि प्रथम पद उपसर्ग है, तुरंत कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत के तुरंत जान लेना है कि इस पद में अव्ययी भाव समास है। दूसरी की चीज, इसका जब आप समास विग्रह करते हो तो जो उत्तर पद है ना जी, उसमें विभक्ति लगाओगे और लिखोगे हरौ, हरौ,
और अधि को क्या लिख दोगे, इति। विभक्ति अर्थ में जब भी कोई समास होगा तो उत्तर पद को लिखकर, उत्तर पद को विभक्ति में लिखकर क्या करोगे, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन लगा के उसके बाद इति लिख दोगे। हमेशा जब विभक्ति अर्थ का होगा, ये विभक्ति अर्थ का कोई भी सामासिक पद लिखा होगा, समास विग्रह करना होगा, तो उसमें हमेशा अंतिम में क्या आएगा, इति आएगा। जैसे एक और है अध्यात्मम, क्या है, इसी में क्या है, अध्यात्मम। अब एक पद है इसमें अधिधन आत्मम, अधि क्या है, उपसर्ग है, तो इसका मतलब अध्यात्मम पद में समास अव्ययी भाव है। आगे आत्मा है, आत्मा जो है, जब आत्मा का आप बनाओगे सप्तमी तो कहते हैं आत्मनि इति, क्या हो जाएगा, आत्मनि, हाँ क्या हो जाएगा, आत्मनि इति। इसमें भी अंतिम में इति आया। हरो इति आत्मनि इति अधिगोपम, गोपम इति। इस तरीके से विभक्ति अर्थ में है। अगला कौन सा अर्थ है, तो कहेंगे समीप अर्थ में। किस अर्थ में जी, तो दूसर का जो है कहेंगे समीप अर्थ में। हर सारे अर्थों को अलग अलग करके उनके अलग उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये हेल्प हो जाए कि हमें किसमें कैसे विग्रह करें। विग्रह करने का तरीका होता है ना जी। जैसे समीप अर्थ में है, अब इसमें जो भी उदाहरण आएंगे सब एक जैसे उनका विग्रह होगा। जैसे कहते हैं क्या, सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके सामने है उपगंगम। क्या है जी, उपगंगम क्या है, उपगंगम हमेशा समीप अर्थ में समास होगा। हालांकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि उपगंगम किस अर्थ में समास होगा, ये कभी नहीं पूछेगा। ये मैं बता दे रहा हूं आपसे कि किस अर्थ में उपगंगम में समास हुआ है, ये कभी नहीं पूछेगा। बस आपको मैं अर्थ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि अगर समीप अर्थ में है तो हमें विग्रह कैसे करना होगा। ठीक है जी। जैसे उपगंगम है तो क्या लिखोगे, पूर्व पद उप है, पूर्व पद कौन सा है, उप है, तो आप पहचान गए कि समास कौन सा हो रहा है, अव्ययी भाव हो रहा है। और उपगंगम जैसे बाल है तो ये क्या हो गया, उपगंगम एक तो नपुंसक लिंग एक वचन में भी है, और गंगा शब्द है आपका उत्तर पद, तो गंगायाह क्या बनेगा इसका, गंगायाह समीपम, क्या बन जाएगा, गंगायाह समीपम। समीप अर्थ में समास है तो हमेशा इसका विग्रह करने के बाद भैया बाद में समीपम 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 आएगा। ठीक है जी। आप कहते हैं जैसे उप नगरम, उप नगरम, नगरस्य समीपम। कुछ नहीं करना है, उत्तर पद जो हो उसमें षष्ठी लगा दो और जिस अर्थ में हो रहा है वो अर्थ लिख दो। जैसे पूर्व इसका उत्तर पद नगर है तो उसको षष्ठी लगाओ, क्या हो जाएगा, नगरस्य, क्या हो जाएगा, नगरस्य। और उसके बाद जिस अर्थ में है वो लिख दो समीपम, नगरस्य समीपम। समझे, समझे कि नहीं समझे भैया, है ना जी। इसमें से एक उदाहरण आपके यहाँ अभी भी हाल में ही ऊपी नामक टेट में आया था भैया, समझे कि नहीं समझे, है ना जी। हाँ, अब जैसे एक और इसका उदाहरण उपतटम, क्या है जी, उपतटम। एक चीज और देख रहे हैं, उप आ रहा है, जहां जहां इसका मतलब पूर्व पद में उप आए उसका विग्रह करते समय पीछे समीपम लगा देना है। देखो जुगाड़ है भैया, टेक्निक है, टेक्निकल पढ़ोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, है ना जी। क्या करोगे जी, इधर उपतटम है ना जी, इधर लिखा है उपतटम, अगर उप दिखा तो मतलब जो, और उत्तर पद क्या है, तटम है, तो उत्तर पद को षष्ठी बना दो और पीछे का लिख दो समीपम, है ना जी। को का हो जाएगा, तटस्य, तटस्य समीपम, क्या हो जाएगा, तटस्य समीपम। अस्तु, एनी समस्या, एनी समस्या तो नास्ति, अग्रे चलतु, कोपी समस्या नास्ति, अग्रे चलामः। इसके बाद ये है, अच्छा ये था, इधर आया है, आपके पास है, देखो विभक्ति समीप समृद्धि पश्चात वृद्धि अर्थाभाव वत्ते असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य यथा अंत वचन। ये 16 अर्थ वाले आपके समास थे। अस्तु,
आगे चलते हैं। तो समृद्धि अर्थ में कैसे समझोगे? किस अर्थ में? समृद्धि अर्थ में। किस अर्थ में समास? समृद्धि अर्थ में। अब इसमें क्या होगा, इसका एक ही उदाहरण है। समृद्ध तो जानते हैं कि जो समृद्ध हैं आप भैया, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो समृद्धि अर्थ में एक बहुत बढ़िया आपका उदाहरण है, प्यारा सा, अच्छा सा, भोला सा है। कहते हैं सुमद्रम। क्या? सुमद्रम। एक चीज हमेशा ध्यान देना विग्रह वालों, अगर आपको समस्या होती हो विग्रह करने में, हजार बात बता रहा हूं, इसीलिए बार बार प्रत्येक अर्थ में अलग अलग समास बता रहा हूं। जुआड़ से टेक्निक से पढ़ना। जैसे मैंने आपको पीछे अभी भी पढ़ाया, अगर आया है समीम, कहीं उपगंगम, उपतटम, उपकूलम, उपनगरम, है ना जी, या कुछ भी उप करके आया तो कुछ नहीं करना है। जैसे उपतटम है, इसका उत्तर पद कौन सा है? तटम। उत्तर वाले पद में षष्ठी लगा देना और उसके बाद जिस अर्थ में है तो समीप है तो समीपम लिख देना। समझ में आया? या उप आया है तो तटस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपनदम नद्याः समीपम। इस तरीके से आपका ये समास हो जाता है। अधिहरि, अब अधि अधि आएगा तो बाद में इति इति लिख देना है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं जहां हम चल रहे थे। हाँ, समृद्धि अर्थ में सुमद्रम। क्या है? सुमद्रम। अब इसमें सु क्या है? एक उपसर्ग है। प्रपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुस दुर्वियांग्नि अभिसु उत है। सु एक उपसर्ग है। अब सु उपसर्ग देखा, मतलब यहाँ पे बेभाव समास है। अब हमको करना है विग्रह। किस अर्थ में होता है? समृद्धि अर्थ में होता है। तो इसको अगर हम विग्रह करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अब बताओगे क्या लिख सकते हैं? अब बोल दो एक बार बोल दो भाई साहब। तो लिख सकते हैं मद्राणाम समृद्धि। क्या लिख सकते हैं? मद्राणाम। और अक्सर जो है पूर्व पद में षष्ठी लगा के लोग लिख दे रहे हैं। जैसे मद्र देश के कोई राजा है, मद्र है, उसको लिख दिए जैसे बालका नाम, रामाणाम, वैसे ही मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश के राजाओं की समृद्धि, ऐसा इसका अर्थ होता है सुमद्रम का। समझ में आया? आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? चलते हैं आगे देखते हैं। व्यर्थी अर्थ में, किस अर्थ में? व्यर्थी अर्थ में समास। किस अर्थ में? तो कह रहे हैं व्यर्थी अर्थ में। व्यर्थी का अर्थ मैंने बताया था दुर्गति, मतलब व्यर्थ मतलब कोई अच्छा, अच्छे अर्थ में नहीं है। जैसे करते हैं दुर्यौवनम, बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या है जी? कहते हैं क्या क्या क्या? दुर्यौवनम। दुर्यौवनम। अब ये किस अर्थ में है तो आप पहले जान लो। अगर ये किस अर्थ में है? व्यर्थ अर्थ में है। तो कहते हैं, और इसमें पूर्व पद क्या है? तो कहेंगे दुर, दुर्धन यवनम, दुर्यवनम, है ना जी। अगर दुर क्या है? एक उपसर्ग है, इसका मतलब दुर्यवनम में समास कौन सा है? तो अब बेभाव समास आप पहचान ली। रही बात विग्रह की, तो उत्तर पद यवन है, तो इसको क्या करोगे? यवना नाम, षष्ठी लगाओगे, षष्ठी बहुवचन, यमना नाम व्यर्थि, यमना नाम व्यर्थि। अस्तु, एनी समस्या यमना नाम व्यर्थि। जैसे दुर्भिक्षम, क्या? एक और लिख लो, बाकी पर्याप्त है। दुर्भिक्षम क्या है जी? दुर्भिक्षम, भिक्षाणाम व्यर्थि। क्या हो जाएगा? भिक्षाणाम व्यर्थि। समझे? दुर्यौवनम, यवना नाम, दुर्भिक्षम, भिक्षाणाम व्यर्थि। जितने उदाहरण लिखा रहा हूं इतना ही उदाहरण रट लेना, पढ़ लेना, आपके लिए पर्याप्तम वर्तते, पर्याप्त रहेगा भाई साहब। समझे? जितना उदाहरण लिखवा रहा हूं आपके लिए है क्या क्या क्या, ये आपके लिए है पर्याप्त। समझे? समझे कि नहीं समझे? और देख लेते हैं। हाँ, इसी में और देख लेते हैं, और उदाहरण देख लेते हैं भैया किस किस अर्थ में होता है। फिर इसके बाद आता है अर्थाभाव। अर्थाभाव अर्थ में, किस में? अर्थाभाव। जहां अर्थ का हो अभाव, वही है क्या भैया? अर्थाभाव। इसमें बहुत मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट वाले उदाहरण आते हैं। किसमें? अर्थाभाव अर्थ में। जैसे कहते हैं
आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। एक कहते हैं कौन सा, निर्मक्षिकम, क्या होगा, निर्मक्षिकम, क्या बोलते हैं जी, निर्मक्षिकम, क्या लिखते हैं जी, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। अब जहां पर निर 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 उपसर्ग आए, इसका मतलब वहां पहले तो अव्ययीभाव समास है, उसके बाद हमेशा वो समझो किस अर्थ में आया है, अर्थाभाव में है, अभाव अर्थ में आया है सदैव। अब क्या करोगे, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर पद मक्षिका है, मक्षिका शब्द होता है, उसी में लगाना है षष्ठी, क्योंकि भिक्षाणाम, यवनानाम, मक्षिकाणाम, उधर पीछे देखो तो ये मद्राणाम, देख रहे हो उत्तर पद में हर जगह षष्ठी लगा देने विग्रह करते समय, तो यहां भी लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही, कहेंगे मक्षिकाणाम, क्या लिखेंगे, मक्षिकाणाम अभाव, क्या लिखेंगे आप, मक्षिकाणाम अभाव, क्या लिखेंगे, मक्षिकाणाम अभाव। ठीक है, अभाव अर्थ में है तो इसलिए क्या लिखा गया, मक्षिका नाम अभाव। जैसे निर्विघ्नम, क्या लिखते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम क्या है, निर्विघ्नम, तो क्या कहते हैं, कहते हैं, अब एक है निर, एक है विघ्नम, तो निर एक उपसर्ग है, मतलब यहां पे समास अव्ययीभाव है, अगर विघ्नम तो विघ्ना नाम, क्या, विघ्ना नाम अभाव है, अभाव अर्थ में विघ्ना नाम अभाव, एनी समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, समझ में आ रहा है ना। जैसे निर्जनम, क्या है, निर्दोषम, लिखो निर्दोषम, दोषाणाम अभाव, क्या हो जाएगा, दोषाणाम अभाव। ऐसे ही निष्प्राणम, ऐसे ही क्या हो जाएगा, निष्प्राणम, प्राणानाम अभाव, निर्जनम, निर्मशकम, एक लिख लो, एक और लिख लो भैया, छोटा सा और लिख लो, निर्मशकम, क्या लिखना है जी, निर्मशकम, मशका नाम अभाव, क्या हो जाएगा, मशका नाम, मच्छरों का अभाव, मशक मतलब क्या होता है, मच्छर, मच्छर, मशका नाम अभाव। और आजकल मच्छर कहाँ अभाव है भैया, जहाँ देखो वहीं मच्छर, अनेक प्रकार के मच्छर हैं, कहीं डेंगू वाला, कहीं मलेरिया वाला है, तो अत्र किम अस्ति, निष्प्राणम, प्राणानाम अभाव, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, निर्मक्षिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्विघ्नम, निर्दोषम, निर्मस्कम, ये जितने निर करके आ रहे हैं सब में एक तो निर उपसर्ग लगा है, अतः यहाँ पे विभाव समास है, यही याद कर लेना, यही पढ़ लेना, क्योंकि हमें पता है हमारे पढ़ाने के बाद दोबारा तो आंखों से देखोगे नहीं, है ना जी। तो ये है निर्मस्कम, इसमें सब में क्या है, अर्थ, अभाव अर्थ में समास हुआ है, समझे किस अर्थ में हुआ है, अभाव अर्थ में हुआ है, अत्य। अगला अर्थ क्या है भैया, चलते हैं आगे देखते हैं, अत्य किस अर्थ में जी, तो कहेंगे अत्य अर्थ में, अत्य अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, नाश, क्या होता है, नाश करना या डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय आपकी भाषा में है, डिस्ट्रॉय करना, किसका, अत्य मतलब होता है, कहते हैं बड़ा अत्ति मचा दिए हैं भैया, वही है, जैसे पढ़ा पढ़ा के संस्कृत अत्ति मचा दिए हैं, वही है अत्य अर्थ में, अस्तु, जब इसका ध्वंस हो, नाश हो, जैसे कहते हैं। अब इसमें जैसे एक आपका उदाहरण कौन सा है, कहते हैं अति हिमम, कौन सा उदाहरण है भैया, कहते हैं अति हिमम, अति हिमम। मैंने बताया हमेशा एक पूर्व पद क्या है, अति है, अति एक क्या है, एक उपसर्ग है, एक अव्यय के रूप में है, एक उपसर्ग है। अब आगे उत्तर पद हिम है, और हमेशा उत्तर पद में क्या लगानी होती है, षष्ठी, हिमस्य अत्ययः, क्या हो जाता है, हिमस्य अत्ययः।
मतलब हिम का अभाव, बर्फ का अभाव, समझे। हिमस्य अत्ययः बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमस्य अत्ययः अतिरोगम, क्या बोलते हैं जी, अति रोगम, रोगस्य अत्ययः, क्या हो जाएगा, रोगस्य अत्ययः। इसमें पूर्व पद क्या है, अति है, इसमें भी अति है, अति है, आगे रोगम है, अति क्या है, उपसर्ग है, तो आपने क्या जाना, ये समास अव्यय भाव है, उपसर्ग दिखा। उसके बाद उत्तर पद रोग है, रोग में लगाओ षष्ठी, रोगस्य अत्ययः, क्या इसका हो गया, रोगत, रोगस्य अत्ययः, ये किस अर्थ में था, अत्यय अर्थ में। अगला लिखिए असंप्रति अर्थ में, किस में है जी, कहते हैं ये असंप्रति अर्थ में है ना जी। अगला देखो किस अर्थ में समास है, कहेंगे असंप्रति अर्थ में, किस अर्थ में पढ़ना है जी, तो कहेंगे किस में, किस में, किस में, कहेंगे असंप्रति अर्थ में। जो असंप्रति मतलब अनौचित्य व्यवहार, जो उचित ना हो, असंप्रति, असंप्रति ना युज्यते मतलब क्या है, जिसका अनुचित व्यवहार, वही है असंप्रति। जैसे अति निद्रम, क्या है, मैंने बताया है कि आपको कभी ऐसे नहीं देगा कि अति निद्रम किस अर्थ में समास हो रहा है, नहीं, केवल अति निद्रम देगा, पूछेगा इसमें समास कौन सा है, तो पहले पूर्व पद में या तो अव्यय होता है या तो आपका उपसर्ग होता है, उसी से पता चल जाता है कि समास आपका कौन सा है। जब ये अति क्या है, एक उपसर्ग है, इसका मतलब ये अव्यय भाव समास है। जब इतना पता चल गया, तुरंत आपको ये जान लेना है। अब हमेशा तो कहते हैं अति निद्रम, मैंने कहा क्या बताया इसका, अनौचित्य, अनुचित, क्या बताया मैंने इसका हिंदी अर्थ, अनुचित, अस्तु, क्या बताया, अनुचित। तो कह रहे हैं निद्रा संप्रति ना युज्यते, इसका कुछ अलग तरीके से होता है, ध्यान देंगे, इसका देख लेंगे, हालांकि जल्दी इसका विग्रह देता नहीं, लेकिन जानते रहे क्या क्या क्या, तो कहेंगे निद्रा, इसका जो विग्रह होता, संप्रति ना युज्यते, संप्रति ना युज्यते जुड़ा होता है, क्या, संप्रति ना युज्यते, निद्रा संप्रति ना युज्यते। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता यही है कि इस समय निद्रा अनुचित है, इस समय निद्रा ठीक नहीं है। अति निद्रम क्योंकि ये किस अर्थ में है, अव्यय भाव असंप्रति अर्थ में है ना जी। मैंने हमेशा बताया ये जो 16 अर्थों में समास होता है, ये एक प्रकार से आपकी हेल्प करता है सामासिक समास विग्रह में। जैसे अगर असंप्रति अर्थ में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अति निद्रम पढ़ोगे, तो अब यहां भी अति लगा है, यहां भी अति लगा है, कैसे होगा कि भैया हम कैसे समझे, अति हिमम और अति निद्रम एक जैसे लग रहा है, समास एक है तो, लेकिन इनका विग्रह अलग अलग है। अति हिमम आपका अत्यय अर्थ में है, तो इसका जो विग्रह होगा दूसरे तरीके से होगा, हिमस से अत्यय, और अति निद्रम आपका असंप्रति अर्थ में है, अनुचित अर्थ में है, तो इसका विग्रह दूसरे तरीके से होगा, निद्रा संप्रति ना युज्यते। समझे कि नहीं समझे, है ना जी। एक आध उदाहरण और देख लो, अति स्वप्नम, क्या, अति, अति स्वप्नम, 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 सॉरी स्वप्नः संप्रति ना युज्यते। अस्तु, कोई दिक्कत, कोई समस्या, इतना पर्याप्तम, इतना पर्याप्त है। ये 2 उदाहरण, जितने उदाहरण लिखवा रहा हूं ये टेली नामक ग्राम पे आपको 1 ग्राम में मिल जाएगा भाई साहब। उसी 1 ग्राम को अच्छे से पढ़ लेना टेली नामक ग्राम पे। तो सच बता रहा हूं, ये अगर यही उदाहरण पढ़ लिए, अव्यय भाव हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर समास पूछता है तो यहाँ से एक समास कुछ ना कुछ पक्का पूछता है, अक्सर पूछता है। समझे, समझे कि ना समझे। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चलें, इसी में सेट करते हैं ना जी। हाँ, तो एक अर्थ यही और लिख लो, कौन सा है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ। कौन सा, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ, कौन सा अर्थ, कहेंगे शब्द प्रादुर्भाव। अब शब्द प्रादुर्भाव से क्या तात्पर्य, शब्द और प्रादुर्भाव मतलब किसी शब्द का उत्पन्न होना, प्रादुर्भाव होना, वही है। तो चलते हैं, देखते हैं एक आध उदाहरण इसके बढ़िया बढ़िया है। जैसे इति हरि, इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कौन सा,
इति हरिः, कौन सा है जी, कौन सा है, तो कहेंगे इति हरिः। उतारते चलेगा है, इति हरिः। तो कुछ नहीं, इसका कहते हैं हरिः शब्दस्य प्रकाशः। क्या कहते हैं, हरिः शब्दस्य प्रकाश, हरि शब्दस्य प्रकाश, इति आया है, इति हरि ही लिखा है। पूर्व पद क्या है, इति लिखा है, क्या है, एक अव्यय पद है। इति क्या है, एक अव्यय पद है। और पहला पद अव्यय दिखा मतलब अव्यय भाव समास होना ही होना है। उसके बाद जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो कैसे समझ पाओगे आप, तो आप कहते हो भैया शब्द प्रादुर्भाव है, तो कहते हैं हरि शब्द से प्रकाशा, हरि शब्द का प्रकाश में आया, मतलब हरि शब्द उत्पन्न हुआ, ऐसे इसका अर्थ होता है। इसलिए किस अर्थ में समास है, शब्द प्रादुर्भाव, और कभी आपसे पूछता नहीं है किस अर्थ में समाप्त होगा, ठीक है। इति ज्ञानम है, इति ज्ञानम, इति ज्ञानम, इति ज्ञानम, ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द से क्या, ज्ञान मतलब ज्ञान शब्द से प्रकाशा, पर्याप्तम। वैसे आपका जो इति हरि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है उदाहरणों में। कौन सा, इति हरि, अति निद्रम, अति हेमम, अति रोगम, ये जितने उदाहरण आपको लिखवा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी उदाहरण तो और भी सारे हैं, समझे कि नहीं। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस अर्थ में, तो कहेंगे भैया पश्चात अर्थ में। किस अर्थ में कहेंगे, पश्चात अर्थ में। पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। पश्चात मतलब क्या होता है जी, बाद। जैसे अनुविष्णु, इसका एक उदाहरण लिखो। उदाहरण कुछ ऐसा है, बोले तो कैसा है, कहते हैं अनुविष्णु, क्या, अनु, जो जितना पहले लिखा जाए समझो उतना इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अनुविष्णु। अब देखना जो पश्चात अर्थ में विभाव हो रहा है, पक्का पूर्व पद में अनु 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 वो अनु ही आता है ना जी। अब जैसे अनु विष्णु है तो विष्णु पूर्व पद अनु है, उत्तर पद विष्णु शब्द है, पूर्व पद अनु है, तो अनु क्या है, एक उपसर्ग है। अनु क्या है, एक उपसर्ग है। अच्छा जी, अब विष्णु, अब उत्तर पद में हमेशा षष्ठी लगाओ तो विष्णु हो, क्या हो जाएगा, विष्णु हो। किस अर्थ में है, पश्चात अर्थ में है, तो विष्णु पश्चात। क्या लिख दोगे जी, विष्णु पश्चात। यानी समस्या, अनुरथम क्या है, अनुरथम क्या हो जाएगा, रथस्य रथस्य पश्चात, ठीक है जी। अनुरामम, मना और एक लिखवा दे रहे हैं, वैसे दो ठू याद करो पर्याप्त है। अनुरामम क्या होगा, रामस्य पश्चात, अनुपसर्ग है, मतलब ये क्या है, अव्यय भाव। राम है, मैंने कहा उत्तर पद में सदैव षष्ठी लगाना है, रामस्य रथस्य विष्णु पश्चात, अस्तु क्या, पश्चात। कोई दिक्कत, इतने में कोई समस्या, कोई समस्या तो नहीं है। अनुविष्णु, अनुरथम, अनुरामम, सब में समास कौन सा हो रहा है, तो कहोगे भैया इसमें सब में हो रहा है अव्यय भाव समास। आगे चलते हैं यथा अर्थ में। किस अर्थ में, यथा अर्थ में। किस अर्थ में समास, यथा, ये 10वां नंबर है, ये 9वां था। यथा अर्थ में, अब ये जो यथा है इसमें भी 4 अर्थों में होता है। अब इसमें काखा डाल लो, ये भी 4 अर्थों में समास होता है। कौन, यही आपका यथा के अंतर्गत भी 4 अर्थ पाए जाते हैं। पहला होता है योग्यता। पहला किस अर्थ में होता है, योग्यता अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है जी, तो कहते हैं पहला होता है योग्यता अर्थ में। किस अर्थ में, योग्यता अर्थ में, और इंपॉर्टेंट होता है, योग्यता अर्थ में होता है, किंतु ये, अच्छा हाँ, ये अनुरूपम। इसके 2 उदाहरण लिख लो, बहुत अच्छे अच्छे।
क्या है? अनुरूपम। पहला लिखो क्या? अनुरूपम। क्या है? अनुरूपम। अब कुछ नहीं करना है, अनु उपसर्ग है, मतलब यहां पर समास कौन सा हो रहा है? अब देखो यहां भी अनुविष्णु, अनुरथम, अनुरामम, ये सब, और यहाँ अनुरूपम, सब में तो अव्ययभाव है, लेकिन सबका जो ये समास विग्रह है अलग अलग हो रहा है। और उस इसमें डिफरेंस करने के लिए, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए किस अर्थ में हो रहा है वो आपको बताता है। जैसे अब ये योग्यता अर्थ में अनुरूपम यहां पर आया है, क्या कर उत्तर पद में लगाओ षष्ठी, रूप है तो क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। अनुगुणम। क्या हो जाएगा? अनुगुणम। गुणस्य योग्यम। क्या हो जाएगा? गुणस्य योग्यम। अनुरूपम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुरूपम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। चलते हैं आगे। आगे किस अर्थ में? तो कहते हैं इसी में एक अर्थ आता है वेप्सा अर्थ में। किस अर्थ में जी? तो कहते हैं वेप्सा अर्थ में। किस अर्थ में है? वेप्सा अर्थ में। किस में है? वेप्सा। सबसे बढ़िया है इसमें, हमेशा आपको प्रति 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 आएगा। जैसे प्रत्यक्षम, क्या है पहला? यूं कह लो जैसे प्रतिदिनम। वेप्सा मतलब दोहराना होता है। वेप्सा मतलब क्या होता है? दोहराना, आवृत्ति कई बार होना या दोहराना। पहले तो लिखा है प्रतिदिनम, पहला इसमें पद जो है वो लिखा है प्रति, पूर्व पद में क्या है? प्रति है। और अगर पूर्व पद प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। और अगर पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होता है तो समास अव्यय भाव होता है। बात आई विग्रह की। अगर प्रतिदिनम किस अर्थ में है? तो वेप्सा अर्थ में है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो उत्तर पद है, उत्तर पद को 2 बार लिखना है। उत्तर पद को 2 बार लिखना है, ठीक है जी। उत्तर पद को 2 बार लिखो तो क्या हो जाएगा? दिनम, दिनम, और जो पूर्व पद है उसको फिर लास्ट में लिख दो, दिनम दिनम प्रति। उत्तर पद को 2, जहां भी प्रति उपसर्ग से जब कोई शुरू हुआ है तो जो उसका आपका उत्तर पद होगा उसको 2 बार लिख के प्रथम पद 1 बार लिख दो। दिनम दिनम प्रति। प्रत्यक्षम, जैसे क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण है। प्रत्यक्षम, कुछ नहीं करना है। एक पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है अक्षम, कुछ नहीं करना है। अक्षम, 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 अक्षम प्रति। अक्षम अक्षम प्रति क्या किया गया? जो ये उत्तर पद है इसको 2 बार अक्षम अक्षम, और जो पूर्व पद है उसको 1 बार लिख दिया गया। अक्षम अक्षम प्रति। प्रत्यर्थम, क्या जी? अब प्रत्यर्थम का अगर हमको समास विग्रह करना हो, प्रति आया है, प्रतिधन अर्थम, अव्यय भाव समास, पूर्व पद प्रति है, उत्तर पद आपका अर्थम है। कुछ नहीं करना है, वही उत्तर वाले पद को 2 बार क्या करो? जैसे अर्थम, अर्थम प्रति। समझे जी? अर्थम अर्थम प्रति। जैसे प्रति प्रत्येकम, एक और लिख लो। कौन सा लिख लो भैया? लिखो लिखो लिखो, छापो छापो छापो। क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रत्येकम। क्या बोलते हैं जी? प्रत्येकम। यहां पर प्रतिधन एकम, प्रति आंखों से दिखा, चश्मा के ऊपर से दिखा, तुरंत समझ जाना कि अव्यय भाव है। सब जुआड़ अस्ति भैया। उत्तर पद में लिखा है एकम, और हमेशा आपको बताया जब प्रति से शुरू है कोई शब्द, कोई आपका सामासिक पद है, कुछ नहीं करना है, उसी के उत्तर पद को 2 बार लिख दो। एकम, उत्तर पद कौन सा है? एकम। एकम को 2 बार लिखो। एकम एकम प्रति। एकम एकम प्रति। समझ में आया? आई बात गई समझ में भैया? एकम एकम प्रति। बताओ
कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये प्रकरण अव्ययी भाव समास आपका बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये 16 अर्थों में होता है। अब हम आपको तो छोटा मोटा बता नहीं रहे हैं, इसलिए डिटेल करके बता रहे हैं एक एक अर्थों में। वेबसा अर्थ में जितने उदाहरण है, जितना मैंने लिखवाया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिनम, प्रत्यक्षम, प्रत्येकम है जी, और प्रत्यर्थम इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सारे। उसके बाद आता है पदार्थ निवृत्ति, इसी में जो आता है इक्खा था, फिर गा, पदार्थ निवृत्ति। क्या? पदार्थ निवृत्ति किसमें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला वाला। लिखो 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 लिखो, कि जैसे पहला वाला है यथाशक्ति। क्या? इसको तो मैंने शुरुआत में ही बताया। लिखो लिखो कौन सा है, कई बार पूछा गया है। यथा शक्ति, यथा शक्ति, ठीक है जी। इसका जो अनतिक्रम में, इसमें क्या आएगा? हमेशा अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। इसका मतलब होता है अनुरूप, अनुसार। तो कहते हैं शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम में। क्या? शक्तिम यथा ज्ञानम, यथा, यथा ज्ञानम। तो क्या होगा? ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम में। क्या हो जाएगा? ज्ञानम अनतिक्रम में। बस इतना पर्याप्तम। यथाशक्ति, यथा ज्ञानम, ऐसे ही यथा बुद्धि। यथा यथा करके जो आए, यथा क्या है आपका? अव्यय पद है, अव्ययी भाव समास है। लगी बात अगर की, अगर यथा शब्द आया है किसी भी समासिक पद का, जो पहला पद यथा है, तो अगर उसका विग्रह करना है, कुछ नहीं करना है, वही उत्तर पद को लिखकर द्वितीया में अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में लगा देना है, उसका विग्रह हो जाएगा। कब? टेक्निक से पढ़ोगे। अगर यथा शब्द आया शुरुआत में, पूर्व पद यथा शब्द है, और तो अगर उसका माना आप पढ़े, तो अगर अव्यय शब्द यथा है, यथा लिखा है अव्यय, तो मतलब यहाँ पे अगर अव्यय है तो समास आपका अव्ययी भाव है। उसके बाद अगर लगी आई बात विग्रह की, अगर शुरुआत में यथा लगा है तो पीछे अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में आपको जोड़ देना है ना जी। आई बात गई समझ में भैया? समझे कि नहीं समझे? चलते हैं फिर आगे देखते हैं अगला। फिर कहते हैं सादृश्य, इसी का घा, चौथा सादृश्य। किस अर्थ में? आज सादृश्य अर्थ में। लिख लो सहरी। क्या लिखना है जी? सहरी। एक उदाहरण लिखो, बहुत पर्याप्त है। उदाहरण क्या हो इसका? विग्रह हरे है सादृश्यम, हरे है सादृश्यम है। इसी तरह आपका एक होता है स्वरूपम, इसी में सहरी, स्वरूपम, रूपस्य, सादृश्यम है, यही होगा। आगे चलें। आन पूर्व अर्थ में लिखो, एक उदाहरण पर्याप्त है जी। आनु 11वां, आनु पूर्व अर्थ में, अनुपूर्व अर्थ में है ना जी। अनुपूर्व अर्थ में देखना है क्रम से। जैसे अनुज्येष्ठम, क्या कहते हैं? उदाहरण है इसका क्या? अनुज्येष्ठम। क्या होगा भैया? अनुज्येष्ठम क्या होगा? कहते हैं क्या? अनुज्येष्ठम। अब अनुपूर्व का मैंने बताया क्या अर्थ होता है, तो कहते हैं क्रमानुसार या क्रम से। जैसे अनुज्येष्ठम है तो इसका मतलब यहाँ पर ज्येष्ठता की क्रम से। कई लोग होते कहते हैं इनको भाई ऐसा ऐसा प्रसाद वितरण करो, आजकल जैसे मंगल का भंडारा चल रहा है, तो कहते हैं जो भैया बड़े लोग हैं उनको उसी क्रम में देते चले जाओ, मतलब ज्येष्ठता के क्रम से देते चले जाओ, वही है अनुपूर्व अर्थ, मतलब क्रम से। अब यहाँ लिखा है अनुज्येष्ठम, तो ज्येष्ठता के क्रम से, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। क्या होगा? अनु उपसर्ग है, मतलब बहुत ज्येष्ठ शब्द है, तो इसे उत्तर पद में लगाओ षष्ठी, ज्येष्ठस्य
ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, आई बात, गई समझ में? ऐसे अब अनुवर्णम, एक ठो और लिख लो, दो उदाहरण है इसके। अनुवर्णम, तो क्या होगा? वर्णस्य, वर्णस्य आगे आनुपूर्वेण, ठीक है जी। अगला है योग पद्य अर्थ में। किस अर्थ में समास कहेंगे? योग पद्य अर्थ में। किस अर्थ में जी? योग पद्य अर्थ में है। किस अर्थ में? योग पद्य अर्थ में। युग पद मतलब जोड़ा, योग पद मतलब ये समझो जोड़ा। तो इसका उदाहरण पहला आता है, कौन सा आता है? सचक्रम। क्या आएगा? कहेंगे सचक्रम। क्या आएगा? सचक्रम। अब कहेंगे चक्रेण युगपत। क्या कहेंगे? तृतीया लगा के क्या कहें? तृतीया लगाए चक्र में, चक्रेण युगपद, युगपत, ठीक है जी। मतलब चक्रेण, दो जो चक्के होते हैं जी उनका जोड़ा, दो चक्कों का जोड़ा। चक्रेण युगपद, योग्य पद अर्थ में, है ना जी, समझे? आगे है सादृश्य अर्थ। एक देखो सादृश्य अर्थ और आया था, उसका जो विग्रह होगा अलग होगा। इस वाले सादृश्य अर्थ का जो विग्रह होगा वो अलग होगा। कौन सा अर्थ है जी? कहेंगे सादृश्य अर्थ। कौन सा? उसमें था क्या? हरेह सादृश्यम, सहरी हरेह सादृश्यम। यहाँ क्या होगा भाई साहब? कहेंगे यहाँ होगा ससखी सवर्णम, ससखी सवर्णम। हाँ, किंचित जलम पिबतु सर्वे। इसका उदाहरण क्या होगा? ससखी क्या हो गया? स सखी, स सखी, सदृशः सख्या। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सदृशः सख्या, सदृशः सख्या। ध्यान दें, सादृश्य अर्थ दो बार आया है। जो पहला सादृश्य अर्थ था उसका उदाहरण था सहरी, उसमें लिखा था सहरी, तो आप लिखते थे हरे सादृश्यम, वो सादृश्यता बाद में लिख देते थे। ये भी एक सादृश्य अर्थ है, जैसे सखी, तो इसका है सदृशः सख्या, सदृशः सख्या। एक के उदाहरण लिखो, पर्याप्तम वर्तते, है जी सादृश्य अर्थ। उसके बाद लिखो संपत्ति अर्थ। 14 किस अर्थ में है जी? 14वां तो कहेंगे संपत्ति अर्थ में। किस अर्थ में है? कहेंगे संपत्ति अर्थ में है। चिंता न करें, तेली नमक ग्राम पे आपको ये प्राप्त हो जाएगा, है जी। संपत्ति अर्थ में। किस अर्थ में? जैसे कहते हैं संपत्ति, जैसे आप लोगों की ही अपनी अपनी संपत्ति है ना जी। सक्षत्रम, सक्षत्रम। सामासिक पद क्या है? सक्षत्रम। तो आप लिखते हो क्षत्राणाम संपत्ति। क्या लिखते हो? क्षत्राणाम संपत्ति। जिस अर्थ में है उसको हम पीछे अक्सर क्या करते हैं, जितने 16 अर्थों में जिस अर्थ में होता है अक्सर वो पीछे जुड़ जाता है विग्रह करते समय। एक आध जगह है, जैसे वो आपका था वो कौन सा अनतिक्रम्य वाला, शक्तिम अनतिक्रम में, है ना जी, इत्यादि। ये यथा शक्ति, यथा बुद्धि, यथा यथा जहां आ रहा था वो क्या था? वही केवल था, जो बाद में वो अर्थ नहीं लिखा जाता। बाकी हर जगह जैसे संपत्ति अर्थ में क्षत्राणाम संपत्ति ही। एक का उदाहरण, बढ़िया उदाहरण लिख लेना। अंतवचन, साकल्य आता है, इसके बाद क्या आता है? 15वां साकल्य अर्थ में। साकल्य से तात्पर्य संपूर्णता से तात्पर्य है। साकल्य मतलब कहते नहीं सकल जगत है, संपूर्ण जगत कहते हैं। सत्रिणम, ऐसे ही इसका एक अच्छा सा प्यारा सा एक उदाहरण है। क्या है? सत्रिणम। क्या उदाहरण है जी? कहते हैं सत्रिणम, सत्रिणम। अब देखो, साकल्य से अर्थ मैंने बताया संपूर्णता से है, यहां लिखा है सत्रिणम। क्या लिखा है जी? सत्रिणम। अब तृणम अपि अपरित्यज्य, इसका लिखते हैं तृणम अपि, तृणम
तृणम अपि अपि अपरित्यज्य। इसका अर्थ होता है तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को छोड़े बिना। समझ में आया? तिनके को छोड़े बिना मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कोई सफाई हो रही हो, कहने मतलब एक उदाहरण बताऊं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कहते हैं कि कोई आप घर की सफाई कर रहे हो, ऐसा साफ किए भैया कि तिनका भी नहीं छूटा। समझ में आया? वहां पे कुछ ऐसा अर्थ है सतृणम से, तृणम अपि, तिनको को छोड़े बिना भी, अपरित्यज्य। समझ में आया? तो सतृणम, सतृणम में समास कौन सा हो रहा है, सचक्रम में समास कौन सा हो रहा है, सक्षत्रम में समास कौन सा हो रहा है, सशत्रम सहरि सतृणम सक्षत्रम, है ना जी, सचक्रम, इन सब में समास अव्ययी भाव है। समझ में आया? और इन सब के बारे में पूछेगा तो डायरेक्ट समास पूछेगा, विग्रह बहुत ही मुश्किल है। जो आपका लेवल है उसमें 16वां और अंतिम कहते हैं अंतवचन लो। अंतिम में आया भी और किस अर्थ में आया तो कहेंगे अंत वचन में आया। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण होता है साग्नि। क्या होता है जी? अंत वचन मतलब कोई कार्य हो उसके अंतिम तक, मतलब उसको उसकी पूर्णता तक पहुंचा देना है, वही कुछ ऐसे अर्थ में आएगा क्या, अंत वचन। जैसे है साग्नि, साग्नि का मतलब हुआ, इसका जो विग्रह होता है, कभी विग्रह पूछेगा नहीं लेकिन कहते हैं अग्नि 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 ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। इसका अग्नि ग्रंथ पर्यंतम हुआ का अर्थ हुआ कि जैसे किसी ग्रंथ का नाम अग्नि होगा, किसी ग्रंथ का नाम अग्नि होगा, तो कह रहे हैं कि उस अग्नि ग्रंथ तक, समझ में आया, कि उस अग्नि ग्रंथ तक पढ़ लिया, ऐसा कुछ। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम कोई पढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि वो क्या किया भैया, अग्नि ग्रंथ तक पढ़ लिया है। इससे क्या कहे कि अंत वचन हो गया है। समझ में आया? अंत वचन मतलब अंतिम, टिल जैसे कहते हैं टिल तक, कि वहां तक कोई कार्य कर लिया, उसको बताने के लिए है कि अंतवचन साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। कोई समस्या तो नास्ती भाई साहब, है कोई दिक्कत तो नहीं है? बस आज यहीं तक। ये आपका पूरा अव्ययी भाव समास है, देख लेना, समझ लेना। अगर पढ़ते समय आपको कोई लगे दिक्कत है, कोई समस्या है कि सर अगर इसको एक बार और बता देते आप तो और बढ़िया समझ में आया, या ये वाला ये हमारे ने, जो भी आप जैसी भी समस्या हो, जुकाम बुखार छोड़ के सारी समस्याएं आप पढ़ने लिखने से संबंधित, संस्कृत से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में अपने छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, जिसको हमारी टीम द्वारा सदैव जो है एनालिसिस किया जाता रहता है, देखा जाता रहता है, आपके कमेंट पढ़े जाते रहते हैं और उस पर हमेशा विचार भी किया जाता है। तो लेते हैं भी आपसे विदा, चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा।